नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कौशल छाजेड़ वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 23। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सर हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है बोर्ड में क्वेश्चन बनने के। हम लोग देख रहे हैं कि सर नॉर्मल रेसिडेंट्स, कल हम लोगों ने जो डेफिनेशन देखी थी नेशनल इनकम की, वहां हम लोगों ने बोला कि टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट अर्न कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। तो यहां बात आती है कि सर नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन है, नॉर्मल रेसिडेंट्स में कौन कौन आएगा, उसके लिए एक बार नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन देखना बहुत जरूरी है। देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में क्या बोला है। एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, नॉर्मल रेसिडेंट्स में एक इंडिविजुअल भी आएगा और कोई इंस्टीट्यूशन होगा तो वो भी इंक्लूडेड है, मतलब कोई पर्सन भी हो गया, कोई बिजनेस भी हो गया। तो एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो ऑर्डिनरीली किसी भी कंट्री में रह रहा है। नॉर्मल रेसिडेंट में कौन आएगा, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, जो किसी भी और यूके की कंट्री में ऑर्डिनरीली रहता है, किसी भी कंट्री में ऑर्डिनरीली रह रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी कंट्री में रह रहा है। एंड देखो 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है, एंड मतलब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होना जरूरी है। क्या? हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। मतलब क्या? देखो हमने बोला कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी यूके इंस्टीट्यूशन किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में क्या कर रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें, दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहली 1 साल से ज्यादा के लिए, और दूसरी कंडीशन कि 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में है। हम इंडिया को बेस मान के चलते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। कोई भी पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कब होगा, कोई भी पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कब होगा, जब वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है, उसको इंडिया में रहते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, देखो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री मतलब क्या हुआ कि a person who conducts economic transactions on a significant scale in that country, वो अपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एक अच्छी सिग्निफिकेंट स्केल में उसी कंट्री में कंडक्ट कर रहा है। उससे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट स्केल समझ नहीं आया? सुनो, देखो हमने बोला कि इंडिया में 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में हो। इंडिया में 1 साल से ज्यादा के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया में कर रहा है सिग्निफिकेंट स्केल पे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या हुआ सर, वो प्रोडक्शन वाली जो भी एक्टिविटीज है वो इंडिया में ही कर रहा है, चाहे वो गुड्स बना रहा है चाहे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में। उसकी कंजम्पशन वाली एक्टिविटीज भी सिग्निफिकेंट स्केल में इंडिया में हो रही है, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी क्या हो रहा है, इंडिया में ही हो रहा है। तो उसकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस है, वो एक सिग्निफिकेंट स्केल में अगर इंडिया में ही हो रहे हैं और वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है, तो वो कहां का रेसिडेंट कहलाएगा, इंडिया का। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब देखना, एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो जनरली कंट्री में रह रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री ओनली। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ कि वो अपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एक सिग्निफिकेंट स्केल पे उसी कंट्री में कर रहा है। आया सबको समझ में? क्लियर है? एक बार फटाफट पॉज करके ये डेफिनेशन फटाफट लिखो, हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सर कुछ ऐसे पर्संस की जिन्हें नॉर्मल रेसिडेंट्स की डेफिनेशन से बिल्कुल एक्सक्लूड कर रखा है, मतलब उन पे नॉर्मल रेसिडेंट्स की डेफिनेशन अप्लाई होगी ही नहीं। देखते हैं क्या बोला है सर। अब हम देख रहे हैं all those who are not included in normal residents, जिन्हें नॉर्मल रेसिडेंट्स की डेफिनेशन से बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया है, ऐसे 7 लोग हैं जिन्हें नॉर्मल रेसिडेंट्स की डेफिनेशन से बाहर निकाला गया है। 7 कैटेगरीज है, एक बार देखते हैं कौन सी।
चार तो फॉरेनर्स हो गए सर, चार तरह के फॉरेनर्स हो गए। कौन कौन? पहला, टूरिस्ट एंड विजिटर्स विजिटिंग डोमेस्टिक कंट्री। थोड़ा इसको इंडिया के बेसिस पे लेते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। इंडिया के लिए कौन लोग नॉर्मल रेसिडेंट कभी नहीं होंगे? पहला, ऐसे लोग जो इंडिया में आए हैं एज ए टूरिस्ट या एज ए विजिटर, और उनका पर्पस, आने का पर्पस क्या है? आने का पर्पस सर ट्रेवलिंग, घूमने फिरने के लिए आए हैं, हॉलीडेज छुट्टियां बिताने आए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए कोई इंडिया आया है, स्टडीज के लिए आया है, कोई पढ़ने के लिए, कोई गेम्स वगैरह है सर, यू के स्पोर्ट्स हो रहे हैं, क्रिकेट हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहे हैं, फुटबॉल, हॉकी, जो भी हो रहा है उसके लिए आए हैं, या कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके लिए अगर आए हैं। देखना, इनके ऊपर नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है। ये लोग साफ साफ नॉन रेसिडेंट होते हैं, इन्हें नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। कौन कौन? पहली कैटेगरी में तो वो सारे लोग जो इंडिया में आए हैं किस पर्पस से? ट्रेवलिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, कॉन्फ्रेंस, गेम्स, हॉलीडेज, इन पर्पस से अगर ये आए हैं तो ये सारे टूरिस्ट या फॉरेन कंट्री से आए हुए विजिटर्स, ये सब क्या होंगे? नॉन रेसिडेंट होंगे, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। आई बात समझ में? मान लीजिए सिंगापुर से कोई स्टूडेंट इंडिया आया हुआ है पढ़ाई करने के लिए, वो 2 साल हो गए रह रहा है यहीं पे, क्या उससे आप नॉर्मल रेसिडेंट बोलोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर वो इंडिया में आया तो है, टाइम भी ज्यादा हो गया, पर उसका पर्पस क्या है? स्टडीज। ठीक है। मान लीजिए सर कोई क्रिकेटर है, वो इंडिया में आया हुआ है सर, कोई क्रिकेटर क्या कर रहा है? इंडिया में आया हुआ है, 2 साल से ऊपर हो गए, इंडिया में रह रहा है, तो क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे किसके पर्पस से आया था? गेम्स के पर्पस से आया है। कोई कॉन्फ्रेंस करने के लिए इंडिया में आया, तो क्या उससे हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आया समझ में? सेकंड, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज लोकेटेड इन द कंट्री। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि सर एम्बेसीज होती है इंडिया में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कि एम्बेसीज होती है, हर कंट्री के अंदर फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज होती है। अगर आप लोगों ने पीके मूवी देखी होगी तो पीके के अंदर आपको याद है बेल्जियन एम्बेसी वर्ड यूज हुआ था, या पाकिस्तानी एम्बेसी। वैसे ही इंडिया के अंदर भी बहुत सारी एम्बेसीज है अलग अलग कंट्रीज की। अगर आप न्यू दिल्ली साइड में रहते हैं तो आपको इजीली पता होगा कि वहां बहुत सारी एम्बेसीज बनी हुई है। तो ये एम्बेसीज जितनी भी है, इन एम्बेसीज में काम करने वाले फॉरेन स्टाफ, मान लीजिए इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, रशियन एम्बेसी है, या यूं कहें कि सर श्रीलंकन एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी है, जो भी एम्बेसी है, उन एम्बेसीज में काम करने वाले फॉरेनर वो रेसिडेंट नहीं होंगे इंडिया के। आया समझ में? फॉरेन एम्बेसी में काम करने वाले फॉरेनर इंडिया के रेसिडेंट नहीं है। पहला तो बाहर से जो भी घूमने फिरना है वो, चाहे पढ़ाई के लिए आए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए, गेम्स के लिए वो। सेकंड, फॉरेन एम्बेसी में काम करने वाले फॉरेनर वो कौन होंगे? सर वो हमारे रेसिडेंट नहीं होंगे, वो नॉन रेसिडेंट है। आया समझ में? थर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री। हमारी कंट्री में सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेस हैं, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ऑफिसेस इंडिया में अगर हैं तो ये जो ऑफिसेस है ये खुद नॉन रेसिडेंट है। ये जो ऑफिसेस हैं ये खुद क्या है? नॉन रेसिडेंट है। आई बात समझ में? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खुद इंडिया के रेसिडेंट नहीं होंगे, खुद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है। आया समझ में? और फोर्थ, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले फॉरेन एम्प्लॉइज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं है, उसके अलावा इनमें काम करने वाले फॉरेन एम्प्लॉइज वो भी नहीं होंगे। आया समझ में? 4 तरह के फॉरेनर्स की बात हुई है। पहला जो बाहर से आए एज ए टूरिस्ट या विजिटर्स, घूमने फिरने आए, छुट्टियां मनाने आए, हॉलीडेज के लिए आए, रिक्रिएशन के लिए आए, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, कॉन्फ्रेंस, गेम्स, कुछ भी पर्पस से आए, वो सारा क्या होगा? उनका नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। नेक्स्ट, फॉरेन एम्बेसी में काम करने वाले फॉरेनर, फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले फॉरेनर, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खुद। आया समझ में? एम्बेसीज का फॉरेन स्टाफ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खुद, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉरेन स्टाफ। आया समझ में? नेक्स्ट, बॉर्डर वर्कर्स। फॉरेन के कोई बॉर्डर वर्कर्स इंडिया में रेगुलरली आते जाते रहते हैं अगर,
सर बॉर्डर वर्कर्स मतलब एक ऐसे वर्कर्स जिन्हें रेगुलरली एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव ऑन करना पड़ता है। ऐसे वर्कर्स जिन्हें जनरली एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव ऑन करना पड़ता है, तो वो सारे फॉरेन वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर्स इंडिया के रेसिडेंट नहीं होंगे। एग्जांपल देता हूं सर, मान लीजिए कोई फ्लाइट चलती है, लेट अस से कोई फ्लाइट चल रही है सर अमेरिका से इंडिया, डेली चलती है सर फ्लाइट, डेली अमेरिकन जो एयर होस्टेस है, अमेरिकन पायलट्स है, वो डेली इंडिया में आते हैं और डेली इंडिया से वापस जाते हैं। तो ये लोग जो बॉर्डर वर्कर्स है, जनरली जिनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री बॉर्डर्स क्रॉस करनी पड़ती है, ये भी इंडिया के रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। तो सर ये रेसिडेंट कहां के होंगे? जिस कंट्री के लिए ये काम कर रहे हैं उस कंट्री के रेसिडेंट कहलाएंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री। अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे सर, गुजरात आए थे डोनाल्ड ट्रंप। जब डोनाल्ड ट्रंप गुजरात आए थे तो उनके साथ में बहुत सारे ऑफिशियल्स आए थे अमेरिका के, बहुत सारे डिप्लोमेट्स आए थे और उनकी आर्म फोर्सेस के बड़े बड़े मेंबर्स आए थे। जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी फॉरेन कंट्री का ऑफिशियल इंडिया में आ रहा है, डिप्लोमेट आ रहा है इंडिया में, या कोई मेंबर आर्म फोर्सेस के मेंबर्स इंडिया में आ रहे हैं, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। फॉरेन के शिप्स चलते हैं सर, अगर मान लीजिए, अगर हम बात देखें तो अगर मान लीजिए फॉरेन का कोई शिप इंडिया में आ रहा है, कोई शिप है जो सर फॉरेन से इंडिया में आता है, रेगुलरली आता जाता रहता है, श्रीलंका से इंडिया में आ रहा है मान लीजिए, हो सकता है सर मॉरिशस से आ रहा है इंडिया में, हो सकता है सर बाकी बाहर की दूसरी कंट्रीज से इंडिया में आ रहा है। तो ये जो फॉरेन वेसल्स का क्रू मेंबर है, उसमें काम करने वाले क्रू मेंबर्स हैं, वो फॉरेन वेसल के क्रू मेंबर्स जो आते हैं, जो रेगुलरली जिनको आना जाना पड़ता है, फॉरेन वेसल के वो क्रू मेंबर कभी भी नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, कमर्शियल ट्रैवलर्स। कमर्शियल ट्रैवलर्स क्या होता है? एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसे ये कहें कि कोई राइटर है, या मान लीजिए कोई फोटोग्राफर है, उस फोटोग्राफर को बोला गया है कि आपको सर कंट्रीज विजिट करनी है, और कंट्रीज विजिट करके आपको कंट्रीज पे आर्टिकल्स लिखने, उनके कल्चर पे आर्टिकल लिखने, उनकी ये कहें कि इकोनॉमी पे आपको आर्टिकल लिखना है। तो ये जो कमर्शियल ट्रैवलर्स होते हैं, चाहे फोटोग्राफर्स हैं, अब ये लोग जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री विजिट करते हैं कमर्शियल पर्पज से, तो इन्हें भी उस कंट्री का रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। आया समझ में? जिस कंट्री में जा रहे हैं। नेक्स्ट, सीजनल वर्कर्स। आप लोग ये जनरली देखते होंगे कि सर जब भी इंडिया में विंटर सीजन आता है, तो बाहर से कुछ लोग इंडिया में विंटर ये कहें कि वुलन्स के लिए सेल आउट करने के लिए आ जाते हैं। मान लीजिए सर, अगर हम जनरली देखते हैं नेपाल से लोग क्या करते हैं कि अब वुलन गारमेंट्स बेचने के लिए इंडिया में आते हैं। तो जो नेपाली लोग इंडिया में आ रहे हैं, सीजनल वर्क के हिसाब से, सीजन जब आएगा तब आएंगे, तब रहेंगे, सीजन जाते चले जाते हैं। तो ये जो सीजनल वर्कर्स होते हैं, सीजनल वर्कर्स हमारी अगर कंट्री में इंडिया में आ भी रहे हैं, तो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। आई बात समझ में? सीजनल वर्कर्स रेसिडेंट नहीं होंगे, कमर्शियल ट्रैवलर्स नहीं होंगे, और फॉरेन वेसल के क्रू मेंबर्स भी हमारे रेसिडेंट नहीं होंगे। अब सर रेसिडेंट नहीं होने से क्या होगा? ये अगर नॉन रेसिडेंट है, तो नॉन रेसिडेंट हुआ तो क्या फर्क पड़ा? अगर नॉन रेसिडेंट है ना, तो इनके द्वारा कमाई गई इनकम, इन्होंने जितनी भी इनकम कमाई है, वो इनकम हमारी नेशनल इनकम में नहीं आएगी। नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या थी? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। जो किसने कमाई हो? नॉर्मल रेसिडेंट्स ने कमाई। अगर ये लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, तो इन्होंने जो भी कमाया, क्या वो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा? क्या नहीं आएगा। आया समझ में? एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। 4 तरह के फॉरेनर्स। पहला, टूरिस्ट विजिटर, जो इंडिया में हॉलीडे, ट्रैवलिंग, रिक्रिएशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज इन पर्पज से करा रहे हो, गेम्स, कॉन्फ्रेंस वगैरह से, तो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। इंडिया में कोई भी एम्बेसी बनी हुई है और उसका फॉरेन स्टाफ है, तो वहां का फॉरेन स्टाफ हमारा रेसिडेंट नहीं होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खुद हमारे रेसिडेंट नहीं होते, इंडिया के रेसिडेंट नहीं होंगे। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले फॉरेन एम्प्लॉइज, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट, बॉर्डर वर्कर्स, जिनको रेगुलरली
आना जाना पड़ता है। मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्रीज के बॉर्डर वर्कर्स हैं, वो रेगुलरली आ रहे हैं जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आ रहे जा रहे हैं, उसमें पायलट्स आ गए, एयर होस्टेस वगैरह आ गए, तो उन्हें भी हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री, अमेरिका या कोई दूसरी कंट्री, चाइना वगैरह का, या कोई ये कहीं की दूसरी कंट्री से अगर कोई ऑफिशियल्स आ रहे हैं, डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, या ये कोई मेंबर्स आ रहे हैं आर्म फोर्सेस के, तो वो भी इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। फॉरेन वेसल्स के क्रू मेंबर नहीं होंगे, कमर्शियल ट्रैवलर्स नहीं होंगे, और सीजनल वर्कर्स भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। आया सबको समझ में? और अगर ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे तो सर इनकी इनकम इंक्लूड नहीं होगी। आ गया समझ में? एक बार फटाफट इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड किया जाता है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।